हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज आपकी वीडियो जो है ये पार्ट आपकी थर्ड की चल रही है। इससे पहले आपकी 9 क्लासेस हो चुकी है, आप जाकर वो सब देख सकते हो। ये आपकी जो पार्ट थर्ड है ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो आपने बीएड में सब्जेक्ट पढ़े हैं उसी के बेस पर जो है आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और आपका पार्ट फर्स्ट जो लैंग्वेज से था वो आपका कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हो। और जो आपका पार्ट बी है वो आपका रीजनिंग से रिलेटेड है। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग में आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 241। इससे पहले कि सब क्वेश्चन जो है आपके डिस्कस हो चुके हैं, आप जाकर उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आपको सभी वीडियो की प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। इससे पहले आपकी 9 क्लासेस हो चुकी है, या आपकी 10 क्लासेस है, जो कि आपकी पार्ट थर्ड की लास्ट क्लासेस होने वाली है। एक शिक्षक कभी स्वयं प्रश्नों के जवाब नहीं देता, वह अपने विद्यार्थियों को जवाब देने, समूह चर्चा करने और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो इन्होंने पूरा क्या कह दिया कि बच्चा जो है एक्टिव रूप में अपना टीचिंग में इन्वॉल्व रहता है। जो भी वे टीचर टीचिंग कर रहे हैं उसमें जब भी आपका लर्निंग करा रहे तो उसमें बच्चा क्या एक्टिव पार्टिसिपेट करता है और टीचर को भी खुद से नहीं बताता। तो ये आपका बिल्कुल NCF 2005 में जैसे कहा था कि टीचर एक गाइडर के रूप में होना चाहिए, एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, तो बच्चा यहाँ पर वही काम करता है। इन्होंने यहाँ पर पूछे किस प्रकार का अधिगम है। तो आपके पास यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहला है आपका निर्देशात्मक सामग्री का उचित संगठन। तो यहाँ पर किसी भी सामग्री, किसी भी आपके मेथड के बारे में बात नहीं की गई है। अगला देखते हैं, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना और एक प्रेरणा स्रोत बनाना। तो ये टीचर इन सब चीज़ों को करता ज़रूर है, लेकिन आपका बिल्कुल एक्यूरेट इन चीज़ों को डायरेक्ट रूप से नहीं करता। अगला है आपका सक्रिय साझेदारी। ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, समूह चर्चा में हैं, विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। टीचर जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे जवाब दे रहे हैं, उन्हें टीचर प्रोत्साहित कर रहा है कि वो साझेदारी कर पाए, एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाए वहाँ पर। अगला है आपका सीखने के लिए तत्परता। ये भी है, लेकिन यहाँ पर इनका जो एक्यूरेट बिल्कुल सही है वो आपका सीखने में साझेदारी ही है, आपका सक्रिय रूप से साझेदारी। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही है वो आपका सक्रिय साझेदारी ही आपका है। तो आपका यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बच्चों ने डी आंसर भी बहुत लगाया था, लेकिन आपका इसमें सी ही सही होगा। अगला है आपका, एक शिक्षक अपने शिक्षण में श्रव्य, दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है, क्योंकि ये इन्होंने पूछा है कि एक टीचर है वो बच्चों के लगभग आपके श्रवण, दृश्य, आपके इन चीज़ों का भी यूज़ कर रहा है, ऊपर से वो बच्चों को शारीरिक गतिविधियाँ भी करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है आपका, सबसे पहला हो गया अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करना। कब बी है, प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा करती है, शिक्षक को एक परिवर्तन प्रदान करती है। डी है आपका, शिक्षक को राहत प्रदान करती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके नेगेटिव हो गए। ये सब चीज़ें इन्होंने नहीं पूछी। इन्होंने पूछा है जब बच्चा इतनी सारी चीज़ों का यूज़ कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसके अधिक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करे, क्योंकि जब हम बच्चों को दिखाते हैं तो उसके आँखों का भी यूज़ होता है, उसकी इंद्रियों का यूज़ होता है, वो सुनता भी है, सारी गतिविधियाँ भी कर रहा है। तो इसमें जो है बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसमें का आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला देखते हैं, जब हम गलतियां करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं तो हम आमतौर पर किस प्रकार के रक्षा यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आपकी रक्षा यंत्र में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्होंने पूछा है आप यहाँ पर किसका यूज़ करते हो। आपका रक्षा यंत्र जो है आपका फ्राइड ने जो आपकी मनोविश्लेषणात्मक आपकी सिद्धांत दिया था, उसमें जो आपका इड, ईगो और सुपर ईगो है उसमें जो है इन चीज़ों का यूज़ किया था। तो आपका जहाँ पर ईगो आता है, ईगो क्या करता है, जो आपकी प्रेजेंट चीज़ें वो बताता है। ईड क्या है, जो आप अभी आपके मन में आप किस लेवल पर हो वो बताता है। लेकिन आपका सुपर ईगो क्या करता है, ईड जो है वो सुपर ईगो पर जाना चाहता है, लेकिन ईगो उस चीज़ के बीच की स्थिति को आपको दर्शाता है। तो ईगो में जो है, ईगो क्या करता है, कई सारी रक्षा तंत्र को अपनाता है। तो इन्होंने पूछा यहाँ पर वो कौन सी रक्षा तंत्र को अपना रहे हैं। जब हम अपनी ही गलती करते हैं और दूसरों को उसका दोष देते हैं तो आपकी प्रक्षेपण विधि होती है। तो आपका ए जो है इसमें सही होगा, क्योंकि यही आपकी प्रक्षेपण विधि ऐसी होती है जिसमें आप खुद तो गलती कर लो लेकिन उसका दोष जो है आप किसी और को दे दो। ये आपको जो नीचे दिखाई दे रही है ये भी सब आपकी रक्षा
तंत्र ही है। ठीक है, आप एक बार इन्हें देख लेना। रक्षा तंत्र इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी इंक्लूड होती है। इसमें आपकी 12 से जो है आपकी 15 तक ज़्यादा रक्षा तंत्र आपके यूज़ किए जाते हैं। अगला देखते हैं, बच्चे के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए माता पिता को चाहिए कि वे, तो इन्होंने पूछा है जो बच्चा है उसके व्यक्तित्व, जो आपके बच्चे का डेवलपमेंट करने के लिए जो है माता पिता को क्या करना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चे की अति सुरक्षा करें, बच्चों की ओवर प्रोटेक्ट करना भी आपका नेगेटिव पॉइंट होगा, तो ये आपका नहीं होगा। अगला है बच्चों को नियमित रूप से अन्य बच्चों से तुलना करें, तो कभी भी हमें किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ तुलना नहीं करनी, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। बच्चे के लिए योग्य शिक्षक को उपलब्ध कराएं, ऐसा नहीं है बच्चे के लिए हम टीचर को तो उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जो ये माता पिता का सबसे ज़्यादा नहीं होगा, इससे बच्चे का व्यक्तित्व ज़्यादा नहीं निखरेगा। तो इनका जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करें। माता पिता की ड्यूटी ही ये होती है कि बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दे ताकि बच्चा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो सके। तो आपका डी जो है वो सही हो जाए। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि और विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको नोट वाले क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब आपको नोट वाले क्वेश्चन लगभग हर जगह को देखने को मिलता है और बच्चा नोट ही नहीं पढ़ता और उस वजह से जो अपना आंसर गलत कर देता है। तो आपको इसमें सबसे पहले पॉजिटिव क्वेश्चन की जो आंसर है वो अलग कर लेना है और नेगेटिव वाले को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है, वृद्धि साधारणतया मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन को, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका जहाँ पर भी वृद्धि आ जाएगा वहाँ पर आप गुणात्मक की बातें नहीं करते, और जहाँ पर आपका विकास आ जाता है वहाँ पर आप मात्रात्मक की बातें नहीं करते, लेकिन विकास में आपका दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही दिया है, जो वृद्धि है वो आपकी मात्रा में मापी जाती है और जबकि विकास है वो आपका गुणात्मक होता है। लेकिन विकास में जो है मात्रात्मक भी इंक्लूड होता है, तो जहाँ पर भी विकास आ जाए वहाँ पर वृद्धि जो है विकास के अंदर इंक्लूड हो जाती है। अगला देखते हैं, वृद्धि पर्यावरण का कार्य है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं, है आपका सही हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, इसमें नोट मिल गया तो इसे नेगेटिव मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका सही है। वृद्धि जीव के आंतरिक तथा आनुवांशिक कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब भी आप किसी ग्रोथ या फिर आप किसी भी डेवलपमेंट की बात करते हो तो उसमें जो है आपका हेरिडिटी भी उतना ही रोल निभाता है जितना आपका पर्यावरण निभाता है। तो इन दोनों का गुणनफल ही आपका विकास कहलाता है। तो आपका ये ए सी डी जो है आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपका बी जो है वो गलत है। तो आपका बी ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इन्होंने इस बार भी आपका नोट पूछ लिया। आपका पहला है, शिक्षा एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, विकास एक जैविक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अभी जैसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि विकास जो है मात्रात्मक नहीं है, विकास सबसे पहले गुणात्मक है और मात्रात्मक दोनों है, लेकिन हम सीधा ये नहीं कह सकते कि विकास सिर्फ मात्रात्मक है। तो आपका क्वांटिटेटिव आपका गलत हो जाएगा, तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चा उंगलियों को और फिर बाजुओं को नियंत्रित करता है। अगला इन्होंने पूछा है, बच्चा सिर से पहले अपने पैरों को नियंत्रित करता है। जीवन के अंतिम चरणों में अचानक विकास की गति होती है। बाल विकास के सभी चरणों को सामान्यतः क्षमता विशिष्ट क्षमता से पहले होती है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन जो है आपका सत्य है। तो आपका ये सब क्वेश्चन जो है आपके गलत हो जाएंगे कि बच्चा पहले उंगलियों को फिर बाजुओं को नियंत्रित करता है। पहले बच्चा क्या करता है, आपने 2 मेथड पढ़े होंगे विकास में, एक आपका समीपत्र दूरस्थ होता है और दूसरा सेफिलोपोडल। तो इसमें क्या होता है, बच्चा एक में तो क्या होता है केंद्र से आपके बाहर जाता है, तो बच्चा पहले अपने धड़ को संभालना सीखता है, फिर अपने बाजू को, फिर उनकी उंगलियों को। तो ये तो आपका इन्होंने गलत दे दिया। दूसरे वाले नियम में क्या था, बच्चा अपने पहले सिर को नियंत्रित करता है, फिर अपने वो धड़ को, फिर वो अपने पैरों को। तो ये ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, लेकिन इसमें बी जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा, जीवन के अंतिम चरणों में अचानक से विकास, अंतिम चरणों में अचानक से विकास नहीं होता, ये भी आपका गलत है। तो आपका सिर्फ जो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बाल विकास के सभी चरणों में सामान्यतः क्षमता विशिष्ट क्षमता से पहले होती है। तो विशिष्ट क्षमता से पहले आपकी सामान्य क्षमता ही आती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन, आपकी सुपुर्द अनुकूलन की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है। तो जहाँ पर भी आपका ऑपरेटिंग कंडीशन आ जाएगा तो वहाँ पर आप सीधा
स्किनर के साथ चले जाना। और आपका जो थॉर्नडाइक है वो आपका क्लासिकल कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है। इन चीज़ों को लेकर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। ऑपरेटिव आपकी स्किनर और क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी थॉर्नडाइक। और ब्रोनर ने भी आपका संज्ञान से रिलेटेड दिया है। आपका फ्रॉइड, जो मैंने अभी आपको इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया, वो सब आपका फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो आपका इसमें बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। तो आपका इसमें जो है आपका वुंट जो है सही हो जाएगा। और ये आपकी जो है भारत में स्थापित नहीं हुई थी, भारत में इसके बाद स्थापित की गई थी। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये आपके पूरे वर्ल्ड की पूछी है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी वो कहाँ पर स्थापित की थी, किसने की थी, वो आपकी वुंट ने की थी। तो आपका इसमें ए जो है वो सही हो जाएगा। और वॉटसन जो है आपके बिहेवियरिज्म के आपके जनक माने जाते हैं। मौखिक सीखना एक गतिविधियाँ है। तो इन्होंने पूछा है कि वर्बल लर्निंग जो होती है वो क्या होती है। यांत्रिक होती है, संज्ञान से संवेदी और गति की। आपकी मोटर नहीं होती। मोटर मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले क्वेश्चन में बताया था, ये आपकी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से रिलेटेड होती है। और आपका सी हो गया संवेदी, जो कि आपका सेंसरी है। ये भी आपका वर्बल लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। आपका आ गया यांत्रिक। यहाँ पर हम बच्चों को मशीनीकरण के बारे में नहीं बता रहे, यहाँ पर उसे मशीन नहीं बनाने। यहाँ पर पूछा है वर्बल लर्निंग जो होती है आपकी वो संज्ञान से रिलेटेड होती है, आपकी कोग्निटिव से रिलेटेड होते हैं। और संज्ञान आपका वर्ड किसने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये इसका जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूँ, उन्होंने 4 स्टेज दी थी। अगर आपको उनकी चारों स्टेज के बारे में पता है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये आज के क्वेश्चन थे। और आज का जो आपका पार्ट 3 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपके 250 जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इन सब की प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। उसमें आपको सारी ही वीडियो जो है सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। तो आप वो सब वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम इन्हें जो है डीपली सोल्व कर रहे हैं। तो आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप उन्हें आराम से बना पाओगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जो भी बच्चे एमएड कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उनके साथ जो है चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिल सके। और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर कल तक डाल दूँगी। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन जो है दोबारा से रिवाइज़ कर लेना, सब क्वेश्चन को एक साथ लगा लेना। और आपको किसी प्रकार का डाउट बचेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर।